हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित हम लोग अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो उपग्रहों की गति होती है। आखिर उपग्रह किसे कहते हैं, उनकी गतियाँ कैसी होती हैं, कौन सी गति कहते हैं और इन गति के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में जानेंगे कि जो उपग्रह होते हैं आखिर एक निश्चित ऊंचाई पे जाने के बाद उनका जो कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वह पृथ्वी पे क्यों नहीं गिरता है, क्या कारण होता है, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के भी चांस होते हैं और कई बार क्वेश्चन बने हैं। इन सब क्वेश्चनों को देखते हुए फिर हम लोग आज की कक्षा अंत करेंगे। देखिए, कक्षा को प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग कल की कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं कि कल की कक्षा में हमने क्या अध्ययन किया था। कल की कक्षा में आपको बताया गया था जैसे लिफ्ट में जो वस्तु होती है उसकी आभासी भार क्या होता है। लिफ्ट में किसी भी वस्तु का आभासी भार क्या होता है। अगर आप जैसे लिफ्ट में आवागमन कर रहे हैं या कह सकते हैं आवागमन कर रहे हैं, तो उस दौरान जब लिफ्ट ऊपर जाती है या नीचे जाती है तो उस समय आपके भार पे क्या अंतर दिखता है, इस बिंदु के बारे में हम लोग कल की कक्षा में अध्ययन किए थे। एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं कि क्या कारण होता है। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपका भार अधिक लगता है, जब नीचे आते हैं तो आपका भार कम लगता है। इसमें कौन सा सिद्धांत या कह सकते हैं किस प्रकार से इसमें विज्ञान कार्य करता है, इसके बारे में देखेंगे। और यहाँ से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, उस क्वेश्चन को भी आज हम लोग देखेंगे। देखिए, क्या होता है, हम अपने भार का अनुभव कब करते हैं। भार का हम अनुभव तभी करते हैं जब उस पर प्रतिक्रिया बल लगती है। क्या होती है, प्रतिक्रिया बल से ही हम अपने भार का अनुभव करते हैं। जैसे हम किसी वस्तु पे कोई फोर्स लगाएंगे, जैसे कि हम किसी को एक झापड़ खींच के मारेंगे, क्या होता है प्रतिक्रिया स्वरूप जो उस गाल पे जो लगेगा, उसके बाद उस गाल और जो आपका हाथ रहेगा, इन दोनों के बीच एक भार कह सकते हैं बल का कार्य करेगा, तो वही आपको उससे प्रतिक्रिया स्वरूप आपको अनुभव होता है। और इसी तरह फिर हम देखेंगे कि जैसे जो लिफ्ट होते हैं, लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे आ रहा है तो उसके भार में क्या अंतर होता है। देखिए, क्या होता है, जब कोई व्यक्ति सामान्य त्वरण से क्या होता है, सामान्य त्वरण से या समान त्वरण की गति से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके भार पे क्या होगा। देखिए, जब समान गति से ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर जब जाएगा, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो क्या होता है, उसका जो आभासी भार होता है, क्या होता है, उसका आभासी भार जो होता है, आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है। क्या होता है, जो आभासी भार होता है वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है। ऐसा क्या होता है, क्योंकि उस समय उसका प्रतिक्रिया बल बढ़ जाता है। क्या होता है, प्रतिक्रिया बल बढ़ जाता है। प्रतिक्रिया बल कब बढ़ता है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है एक समान वेग से या एक समान त्वरण से। और इसी का जस्ट उल्टा होता है, जब कोई लिफ्ट में व्यक्ति कह सकते हैं सफर कर रहा है या लिफ्ट से आवागमन कर रहा है, आते वक्त अब नीचे की तरफ आ रहा है तो या सामान्य त्वरण से नीचे आ रहा है, तो उस समय क्या होता है, जो व्यक्ति का आभासी भार होता है वास्तविक भार से कम लगता है। क्या होता है, वास्तविक भार से कम लगता है, क्योंकि उसमें प्रतिक्रिया बल कम लगती है। क्या होता है, प्रतिक्रिया बल कम लगती है, इसी वजह से उसका जो वास्तविक भार होता है आभासी भार से कम लगता है। अगली कंडीशन होती है, अब मान लीजिए एक समान गति से कोई भी वस्तु कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में आवागमन कर रहा है, वहां पे आपका त्वरण क्या होता है, त्वरण शून्य कार्य करे तो आपका आभासी भार और वास्तविक भार दोनों समान रहेंगे। क्या होता है, आभासी भार और वास्तविक भार दोनों समान कब रहेंगे, जब आपका त्वरण शून्य हो। क्या होता है, त्वरण शून्य हो, तब ये इस कंडीशन में ये बराबर होंगे। और एक कंडीशन उत्पन्न होती है, जैसे आप लिफ्ट में सफर या लिफ्ट में चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं या कह सकते हैं लिफ्ट में आवागमन कर रहे हैं, उसी दौरान आपकी लिफ्ट की जो डोरी होती है टूट जाए तो उस समय क्या कंडीशन होगी। देखिए, उस समय कंडीशन ये होगी, जो व्यक्ति लिफ्ट के अंदर होगा उसका जो आभासी भार होगा वास्तविक भार से एकदम शून्य हो जाएगा। क्या होता है, आभासी भार जो होता है वास्तविक भार के शून्य हो जाएगा। क्या होता है, उसका जो आभासी भार होता है, क्या होता है, आभासी भार उसको शून्य प्रतीत होगा। क्या होता है, आभासी भार शून्य प्रतीत होगा। ये क्या होगा, क्योंकि उस समय जो प्रतिक्रिया बल होगी वो शून्य हो जाएगी। क्या होगी, प्रतिक्रिया बल आपकी शून्य हो जाएगी, इसी वजह से आभासी भार उसमें शून्य प्रतीत होगा जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी। अब एक और कंडीशन उत्पन्न होती है, जैसे एक समान त्वरण से या एक सामान्य गुरुत्वाकर्षण बल से आप आवागमन कर रहे हैं, अगर उसी जो आपका गुरुत्वाकर्षण है उसको बढ़ा दिया जाए या आपकी जो स्मॉल जी का है, स्मॉल जी का मान बढ़ा दिया जाए, तब क्या कंडीशन उत्पन्न होगी। अगर आप स्मॉल जी का मान बढ़ा दिया जाएगा, जैसे आप लिफ्ट में बैठे हैं, तो आपका जो आभासी भार होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। होता है, आपका आभासी भार कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ये आपको ये बताया गया था कि हाँ, इन कंडीशनों में अगर आपका आभासी भार कम होगा या अधिक होगा तो कौन सी कंडीशन होगी। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में कल की कक्षा में हमने अध्ययन किया था। तो आज की कक्षा में हम बात करेंगे उपग्रहों की गति। उपग्रहों की गति कैसे होती है, पहले तो जानेंगे उपग्रह की परिभाषा किसे कहते हैं, क्या होता है, उपग्रह की परिभाषा जानेंगे। उसके के बाद हम जानेंगे कि आखिर जो उपग्रह होते हैं या पृथ्वी के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ऐसा कौन सी कंडीशन होती है या किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं कि जो उपग्रह होते हैं वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण भी
अपने अक्ष पर या कह सकते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर या कह सकते हैं पृथ्वी के परितः घूर्णन करते रहते हैं। क्या वहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता है या क्या होता है, इन सब के बारे में आज की कक्षा में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे उपग्रह। क्या होता है उपग्रह, किसे कहा जाता है? क्या होता है उपग्रह? उपग्रह किसे कहते हैं? वे आकाशीय पिंड। क्या होता है? वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। क्या होता है? वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। यहाँ पे लिखिएगा वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय, वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हो, परिक्रमा करते हो। ये होता है आपका उपग्रह। क्या होता है उपग्रह की परिभाषा? क्या होती है उपग्रह की परिभाषा? होती है वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, हम उन्हें उपग्रह कहते हैं। ये आपकी उपग्रह की परिभाषा होती है। अब हम लोग भू उपग्रह किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, भू उपग्रह क्या होता है? भू उपग्रह नाम से ही पता चल रहा है। भू उपग्रह का मतलब क्या होता है? भू मतलब आपको देखिए, जब आप हिंदी में पढ़े होंगे पर्यायवाची पढ़े होंगे, पर्यायवाची में आपने पढ़ा होगा जो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है भू। भू क्या होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। इसी वजह से भू उपग्रह का मतलब होता है जो पृथ्वी के उपग्रह होते हैं। क्या होता है? पृथ्वी का उपग्रह केवल एक ही है जो प्राकृतिक है। प्राकृतिक उपग्रह की बात की जाए तो केवल एक होता है जो चंद्रमा होता है, पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है। अब हम जान लेते हैं कि क्या कारण होता है कि जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, या जो अन्य कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जो कृत्रिम सैटेलाइट या कह सकते हैं आप, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े जाते हैं पृथ्वी के कक्ष में, तो किस कारण से वे उसी अपने कह सकते हैं पृथ्वी के परितः घूर्णन करते हैं, क्या कंडीशन होती है कि इन सब के बारे में जान। क्या होता है? भू उपग्रह वे पिंड होते हैं। क्या होता है? भू उपग्रह वे पिंड होते हैं जो पृथ्वी के परितः घूर्णन करते हैं, ये पृथ्वी के परितः परिक्रमा करते हैं। क्या होता है? देखिए, भू उपग्रह वे पिंड होते हैं। क्या होता है? भू उपग्रह वे पिंड होते हैं जो पृथ्वी के परितः परिक्रमा करते हैं। क्या होता है? पृथ्वी के परितः ये परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे लिखेगा वे। यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। भूपग्रह, भूपग्रह वे पिंड होते हैं, वे पिंड होते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा क्या करते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर ये परिक्रमा किस तरह करते हैं? क्या जैसे जो सभी ग्रह होते हैं, जो सूर्य होता है, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह परिक्रमा करते हैं उसी के समान करते हैं या उससे भिन्न करते हैं? इनके बारे में जानेंगे। देखिए, जो भू उपग्रह होते हैं वे भी जो ग्रह होते हैं ग्रह के ही समान ये भी परिक्रमा करते हैं। क्या होता है? जो भू उपग्रह होते हैं लगभग, यहाँ पे लिखेगा लगभग, ये भी दूसरा बिंदु यहाँ पे लिखेगा, दूसरे बिंदु में लगभग ये भी ग्रहों के समान, ग्रहों के समान चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे लिखेगा परिक्रमा करते हैं। क्या होता है? जो भूपग्रह होते हैं, भूपग्रह भी वही उसी तरह कार्य करते हैं या कह सकते उसी तरह परिक्रमा करते हैं जैसे सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह करते हैं, ये कार्य उन्हीं की तरह करते हैं। और ये उसी नियम का कह सकते हैं जो अगला बिंदु होता है, जैसे जो भूपग्रह होते हैं वे उसी नियम का पालन करते हैं। क्या होता है? वे उसी नियम का पालन करते हैं जो केपलर ने ग्रह से संबंधित या ग्रह की गति से संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था। वही नियम कह सकते हैं भूपग्रह पे भी कार्य करता है। क्या होता है? इनके ऊपर लिखिएगा अगला बिंदु, इनके ऊपर वही नियम कार्य करते हैं जो केपलर ने ग्रही गति से संबंधित दिया था।
अब जो केपलर होते हैं ना, केपलर ने ग्रह से संबंधित 3 नियम का प्रतिपादन करते हैं। क्या होता है? ग्रह से संबंधित 3 नियम का प्रतिपादन करते हैं। ये आपको पिछली कक्षा में बता दिया गया कि आखिर वे नियम कौन से होते हैं। पहला नियम आपको बताया गया था, जो सभी ग्रह क्या होता है, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य जो होता है फोकस पे होता है। और दूसरा बताया गया था कि एक किसी भी ग्रह को एक रेखा से मिलाने वाली समान समय में समान क्षेत्रफल दूरी तय करती है। क्या होता है? समान समय में समान क्षेत्रफल दूरी तय करती है। और तीसरा बताया गया था टी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता था। आपको ये जो ग्रह से संबंधित केपलर ने ये तीनों नियम का प्रतिपादन किया था। अब अगले बिंदु में जानेंगे कि जो इसी के जो भूपग्रह होते हैं, इसके अगले बिंदु में जानेंगे ये पृथ्वी के चारों तरफ किस तरह परिक्रमा करते हैं। क्या होता है? ये पृथ्वी के चारों तरफ किस तरह परिक्रमा करते हैं। अभी आपको बताया गया था जिस तरह ये ग्रह होते हैं सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उसी तरह जो भू उपग्रह होते हैं वे भी पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे। अब पृथ्वी के चारों तरफ ये कैसे गए? वृत्ताकार होता है। ये पृथ्वी की कक्षाओं में क्या कहते हैं? ये पृथ्वी की कक्षाओं में वृत्ताकार अथवा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। ये लिखिएगा। अगला बिंदु लिखिए, ये पृथ्वी के चारों तरफ, ये पृथ्वी की कक्षा में, ये पृथ्वी की कक्षा में वृत्ताकार अथवा दीर्घवृत्ताकार दीर्घवृत्तीय पथ पर परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। देखिए ये चारों नियम कह सकते हैं, ये चारों बिंदु जिस भी बिंदु क्या कह सकते हैं, जिस भी उपग्रह में ये चारों बिंदु कह सकते हैं, ये चारों जो बिंदु होते हैं अगर उनमें कार्य कर रहे हैं तो वो आपका भू उपग्रह होता है। क्या होता है? भू उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। जो भू उपग्रह होता है, भू मतलब होता है पृथ्वी, उपग्रह मतलब पृथ्वी का उपग्रह, ये होते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, वही भू उपग्रह कहलाते हैं। ये नहीं कि ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा, ये पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। कह सकते हैं ये ग्रह के चारों तरफ, जो पृथ्वी आपकी होती है, जो निवास स्थल आपका पृथ्वी होता है, उसी के चारों तरफ ये परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा के दौरान इनको कह सकते हैं जो भू उपग्रह साबित करने के लिए इनको 4 बिंदु दिए गए हैं। ये चारों बिंदु का पालन करते रहेंगे तब ये भू उपग्रह की श्रेणी में आएंगे, अन्यथा ये भू उपग्रह की श्रेणी में नहीं आएंगे। वे चारों क्या है? वे पिंड जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, पहली बिंदु होता है। और लगभग इनकी वही परिक्रमा गति होती है। क्या होती है? परिक्रमा वही गति होती है जो सभी अन्य ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। दूसरा बिंदु ये होता है। और तीसरा होता है इनके ऊपर वही नियम कार्य करता है। क्या होता है? इनके जो गति से संबंधित जो भू उपग्रह होते हैं, इनके गति से संबंधित वही नियम कार्य करता है जो ग्रहों से संबंधित केपलर ने ग्रह से संबंधित जो 3 नियम प्रतिपादित किया था, वही नियम इन जो भू उपग्रह होते हैं उन पर भी लागू होता है। और अगले बिंदु बताया गया था ये पृथ्वी के चारों तरफ, ये पृथ्वी की कक्षा में दीर्घवृत्तीय कक्षा कह सकते हैं, वृत्ताकार पथ पर या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं पृथ्वी के चारों तरफ। अब हम लोग अगले बिंदु में बात करेंगे कि जो ये उपग्रह होते हैं या भू उपग्रह होते हैं, इनको अंतरिक्ष में छोड़े जाने के बाद हुई कह सकते हैं, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा के दौरान आखिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ये उपग्रह नीचे क्यों नहीं आते हैं या पृथ्वी पे क्यों नहीं गिरते हैं। आखिर पृथ्वी जो भू उपग्रह होते हैं इनके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है, या पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी तो अधिक होती है, या किसी अन्य कारण बस जो भू उपग्रह होते हैं वे पृथ्वी की सतह पे नहीं आते हैं। अगले बिंदु में देखेंगे। देखिए अगले बिंदु में हम बात करेंगे जो पृथ्वी के चारों तरफ कृत्रिम उपग्रह होता है। क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा के दौरान वे पृथ्वी के सतह पे क्यों नहीं गिरते हैं, इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग अगले बिंदु में बात करेंगे। आखिर क्या कारण है जो पृथ्वी के चारों तरफ कृत्रिम उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं वे पृथ्वी की सतह पे क्यों नहीं आते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की सतह पर क्यों नहीं गिरता। अब आपके मन में ये सवाल उत्पन्न होगा, आखिर क्या कारण होता है कि जो उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, वे गति के दौरान पृथ्वी की सतह पर नहीं गिरते हैं। ऐसा क्या कारण होता है?
क्या पृथ्वी के वहाँ जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वह कमजोर होता है, या कृत्रिम उपग्रह जो गति करते हैं उनको जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल किसी अन्य बल में वहाँ पे परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं जैसे कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वे पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो कृत्रिम उपग्रह होता है परिक्रमा के दौरान वही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें त्वरण प्रदान करता है। क्या होता है, त्वरण प्रदान करता है। त्वरण प्रदान करने की वजह से वे जो कृत्रिम उपग्रह होता है और ही अच्छे से कह सकते हैं वे चारों तरफ पृथ्वी की परिक्रमा करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह को गति के लिए उन्हें त्वरण प्रदान करता है। क्या होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है कृत्रिम उपग्रह के लिए त्वरण का कार्य करता है या त्वरण प्रदान करता है, गति के लिए उन्हें त्वरण प्रदान करता है। इसी वजह से यही कारण है कि जो उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से भी वे पृथ्वी की सतह पे या पृथ्वी के केंद्र पे नहीं गिरते हैं। क्या होता है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनके लिए गति के रूप में त्वरण प्रदान करता है, गति के लिए त्वरण प्रदान करता है। यहाँ पे लिखिएगा। अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्या होता है, क्यों नहीं गिरता है, पहला इस वजह से नहीं गिरता है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कृत्रिम उपग्रह के गति के लिए त्वरण क्या होता है, त्वरण प्रदान करता है। गति के लिए आवश्यक त्वरण की हानि के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पहला तो ये बिंदु होता है, जो कृत्रिम उपग्रह होता है क्यों नहीं गिरते हैं। कृत्रिम उपग्रह का न गिरने का कारण होता है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है कृत्रिम उपग्रह पे उनकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसी वजह से जो उपग्रह होते हैं पृथ्वी की सतह पे नहीं गिरते हैं। और इसी के साथ अगले बिंदु में बात करेंगे। जैसे जो अगला बिंदु होता है, अगला पॉइंट होगा, उसमें हम बात करेंगे जो देखिए जो कृत्रिम उपग्रह होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा के दौरान इन जो कृत्रिम उपग्रह होता है उससे दो तरीके के बल कार्य करते हैं। क्या होता है, कोई भी वस्तु हो गया या जैसे जो कृत्रिम उपग्रह है उस पर दो तरीके के बल कार्य करते हैं। वह दो तरह के बल कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए अगले बिंदु देखिए है, यहाँ पे पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं कृत्रिम उपग्रह पर दो तरीके के बल कार्य करते हैं। आखिर वे दो तरीके के बल कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानेंगे। जैसे आपने अगर जियोग्राफी पढ़ा होगा, जो तारा होता है, तारा के निर्माण के लिए एक तो होता है, आपने पढ़ा होगा केंद्रीय बल होता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल जो होता है केंद्र की तरफ लगता है और अपकेंद्रीय बल जो होता है केंद्र के बाहर की तरफ लगता है। यही कारण होता है जो तारों की स्थिति होती है, तारों का जीवन शैली होता है, वह काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसी तरह जो होता है पृथ्वी के चारों तरफ जो परिक्रमा कर रहे हैं कृत्रिम उपग्रह, इन पर भी ये बल कार्य करते हैं। वे बल कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला बल आपके बारे में, पहला बल जो होता है यहाँ पे देखिएगा, इसमें ये जो होता है पहला जो बल होता है, देखिए पहला बल जो होता है केंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है, केंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें पहला जो बल होता है वह केंद्र की तरफ कार्य करता है। क्या होता है, केंद्र की तरफ कार्य करता है। जैसे जो उपग्रह होता है, उपग्रह का अगर आप डिजाइन देखेंगे तो उसमें जो एक बल होता है केंद्र की तरफ कार्य करेगा। क्या होता है, केंद्र की तरफ कार्य करता है। इसी वजह से जो आपका कृत्रिम उपग्रह होता है पृथ्वी की सतह पर नहीं गिरता है। पहला बल कौन सा होता है, कृत्रिम केंद्रीय बल कह सकते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और दूसरे बल की बात करें तो दूसरा बल होता है, यहाँ पे देखिए दूसरा बल होता है प्रक्षोभ बल। कौन सा, प्रक्षोभ बल। क्या होता है, प्रक्षोभ बल। अगला होता है प्रक्षोभ बल, दूसरा होता है प्रक्षोभ बल। आखिर प्रक्षोभ बल के अंतर्गत प्रक्षोभ बल
प्रक्षोभ बल के अंतर्गत कौन कौन से बल आते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि प्रक्षोभ बल, क्या प्रक्षोभ बल के अंतर्गत केवल प्रक्षोभ बल ही है या इसके एक से अधिक बलों के समूह को ही हम आपको प्रक्षोभ बल कह सकते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत आता है वायुमंडलीय घर्षण। क्या होता है? पहला होता है वायुमंडलीय घर्षण या वायुमंडलीय घर्षण। वायुमंडलीय वायुमंडलीय कर्षण, एक बल ये होता है कर्षण, और दूसरा बल होता है कि जैसे जो पृथ्वी की आकृति होती है, आकृति पूर्णतः गोल ना होने की वजह से ये थोड़ा सा सपाट होती है, चपटी होती है, उसमें जो त्रुटियां होती हैं, इस वजह से ये कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है? पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि क्या होती है? यहाँ पे लिखिएगा पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, तथा पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि। और अगला जो कह सकते हैं, अगला बल जो इस पे कार्य करता है, अगला बल कार्य करता है जैसे जो चंद्रमा होता है और सौर्य होते हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? चंद्रमा और सौर्य का, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? चंद्रमा और जो सूर्य होता है उसका गुरुत्वाकर्षण भी इस पे कार्य करते हैं। और अन्य बल जो कार्य करते हैं, जैसे इसमें खिंचाव भी कार्य करता है। क्या होता है? खिंचाव, खिंचाव हो गया। उसी के बाद है इसमें सौर विकिरण जो होता है। क्या होता है? सौर विकिरण होता है, या सूर्य की जो किरणें होती हैं जो पृथ्वी की सतह पे आते हैं, ये भी इस पर कार्य करता है। सौर विकिरण, सौर विकिरण क्या होता है? सौर विकिरण भी होता। और अगला होता है दाब। क्या होता है? दाब। इतने बल कार्य करते हैं। आदि से उत्पन्न बल क्या होता है? आदि से उत्पन्न बल होता है। देखिए क्या होता है, ये ऐसे कार्य होते हैं, कह सकते हैं ये दो बिंदु कह सकते हैं। दो बिंदु की वजह से जो कृत्रिम उपग्रह होता है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की सतह पे नहीं गिरता है। आखिर वो दो बिंदु कौन कौन से आते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं कि मैं फिर से। दो बिंदु होते हैं, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल कृत्रिम उपग्रह के गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। यहाँ पे क्या होगा, जो पहला बिंदु होता है, इसने आवश्यक जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये कृत्रिम उपग्रह को आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। क्या होता है? त्वरण प्रदान करता है। पहला इसमें होता है, इसमें पहले बिंदु में त्वरण प्रदान करता है। और दूसरा क्या होता है? पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे उपग्रह में दो तरीके से बल कार्य करते हैं। कौन से दो बल होते हैं? आपको बताया गया, एक तो केंद्रीय बल होता है या गुरुत्वाकर्षण बल होता है, दूसरा प्रक्षोभ बल होता है। प्रक्षोभ जो बल होता है, प्रक्षोभ बल के अंतर्गत आप वायुमंडलीय कर्षण के बारे में जानेंगे। और पृथ्वी की जो आकृति होती है, आकृति पूर्णतः गोल ना होने की वजह से भी जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वे पृथ्वी की सतह पर आते हैं। ये उनकी जो, उसके बाद जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं, सूर्य और चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल होती है, एक दूसरे के अपनी तरफ खींचने की होती है, ये कार्य भी जो आपका कृत्रिम उपग्रह होता है उस पर भी निर्भर होता है। उसके बाद इसमें खिंचाव का भी कार्य होता है। और जो सूर्य की किरणें होती हैं, सौर विकिरण होते हैं, इस प्रकार दाब डालते हैं। उसके बाद दाब जो होता है उस पर भी, ये सभी को मिला देते हैं तो आपका कौन सा बल हो जाता है? प्रक्षोभ बल उत्पन्न हो जाता है। ये दो जो बिंदु होते हैं, इसी वजह से कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की सतह पर नहीं गिरता है, याद रखिएगा। अगर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे तो ये इन दोनों में से कोई ना कोई बिंदु दिया रहेगा। कि आपसे क्या पूछ ले, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ जब परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा के दौरान जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह किस में परिवर्तन होता है या किस में परिवर्तित होता है? तब आपके सामने दे दिए गए चार ऑप्शन, जड़त्व दे दिएगा, आरोहण दे दिए गया, त्वरण दे दिया गया, या विस्थापन दे दिया गया। उसमें क्या होता है? तो वह त्वरण में परिवर्तन होता है, उसके गति के लिए त्वरण प्रदान करता है। इस वजह से इसको याद रखेगा, ये दो बिंदु। अब हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह आखिर किसी भी ग्रह के पास छोड़े क्यों जाते हैं? क्या कारण होता है कि हम जो कृत्रिम उपग्रह होता है इतना पैसा खर्च करके दूसरे ग्रह के चारों तरफ जानने का प्रयास करते हैं? आखिर इससे क्या फायदा होगा, आने वाले समय में क्या परिवर्तन हो सकता है? ऐसे तमाम बिंदु के बारे में हम लोग दूसरे बिंदु में देखेंगे। देखिए, अगले बिंदु में बात करेंगे कि जैसे जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह होता है, क्या होता है? पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह होता है कौन होता है? चंद्रमा होता है। और चंद्रमा की जो परिक्रमा पथ होती है किस प्रकार की होती है? देखा जाए, जो चंद्रमा की परिक्रमा पथ होती है वृत्ताकार होती है। कैसे होती है? वृत्ताकार होती है। इन दोनों बिंदुओं को लिखते हैं। देखिए, पहले बिंदु में बात करेंगे, यहाँ पे लिखिए पहला, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह, वो प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? वो होता है चंद्रमा। इसका कह सकते हैं परिक्रमा पथ कैसा है? परिक्रमा पथ की बात की जाए, लगभग वृत्ताकार। क्या होता है? लगभग वृत्ताकार।
अब अगला बिंदु हमारे मतलब हमारे मन में उत्पन्न होता है कि क्या कारण होता है कि वैज्ञानिक होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं क्या कारण होता है कि इन सब उपग्रहों को दूसरे ग्रह की कक्षाओं में या कह सकते हैं अन्य ग्रह की उपग्रह की कक्षा में या जो भूपग्रह होते हैं इन सभी की कक्षाओं में केवल कृत्रिम कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं कृत्रिम उपग्रह को भेजा जाता है। क्या कारण होता है कि इतना पैसा खर्च किया जाता है जो कृत्रिम उपग्रह होता है भू उपग्रह की कक्षाओं में या किसी ग्रह की कक्षा में या किसी उपग्रह की कक्षा में भेजा जाता है। भेजे जाने का एक ही मतलब होता है, वह चाहते हैं कि उसमें वे कह सकते हैं प्रौद्योगिकी अनुपयोग करते हैं। क्या होता है उसका उपयोग करते हैं या प्रौद्योगिकी उपयोग करते हैं कि हाँ आने वाले समय में अगर किसी भी कारणवश यहाँ पे मानव निवास स्थल हो सकता है या मानव समुदाय इससे पहले इस ग्रह पे निवास कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, कह सकते हैं विज्ञान से संबंधित, ताकि अधिक से अधिक जानकारी वे इकट्ठा करना चाहते हैं। इकट्ठा करके वे मानव समुदाय को ये भी बताना चाहते हैं कि जो वर्तमान समय में आप केवल पृथ्वी पर निवास कर रहे थे, आपसे इससे कई साल वर्ष या कह सकते हैं करोड़ों वर्ष पहले इस ग्रह पे मानव निवास करते थे और जीवन पे साक्ष्य देखे गए। अगर हो सकता है पृथ्वी पे आने वाले समय में संकटग्रस्त हो जाए या कई चीज समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो जो व्यक्ति होते हैं वह दूसरे ग्रह पे भी निवास कर सकते हैं। इसी वजह से अन्य ग्रहों पे जीवन की तलाश की जाती है। क्या होता है अगला बिंदु लिखिएगा, जो दूसरा बिंदु होता है दूसरा बिंदु में लिखेंगे कृत्रिम उपग्रह भेजने का कारण में लिखेंगे अन्य ग्रहों पे। क्या होता है अन्य ग्रहों के बारे में जानना। पहला बिंदु अन्य ग्रहों के बारे में जानेंगे, उसी के साथ हम अपने कह सकते हैं प्रौद्योगिकी विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास। क्या होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास करेंगे। उसी के साथ अगला बिंदु होता है मानव निवास के लिए अन्य ग्रह की तलाश, अन्य ग्रह की खोज। ये होता है देखिए, अगर हम किसी जो अन्य उपग्रह होते हैं या भूपग्रह होते हैं उनकी कक्षाओं में हम जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं छोड़ने का क्या कारण होता है, सबसे पहले उन ग्रहों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि हाँ उस ग्रह पे कौन सी गैसें पाई जाती है, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति उपस्थित होती हैं या वहाँ पे जल पे उपस्थित है या किस खनिज की मात्रा वहाँ पे अधिक है या कौन से संसाधन वहाँ पे हमें पर्याप्त मात्रा में मिल सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा क्या होता है जो हमारे विज्ञान तकनीक होती है उन तकनीकों के माध्यम से हम वहाँ पे उन जो खनिज संसाधन होते हैं या अन्य जो सामान हो या संसाधन हो हम उसको पृथ्वी की सतह पे ला सकते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में ऐसे कृत्रिम उपग्रह को अन्य जो ग्रह होते हैं उनकी कक्षाओं में छोड़े जाते हैं। और वर्तमान समय में देखा जाए जो पृथ्वी होती है इतना कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की संकटों से जूझ रही है, तो आने वाले समय में और इससे समस्याएं हैं और बढ़ती जाएंगी। इन समस्याओं को निदान करने के लिए जो होता है क्या हम पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर निवास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम कृत्रिम उपग्रह को एक जो होता है अत्यधिक पैसा खर्च करके छोड़ते हैं या कि अन्य ग्रहों के बारे में भी हमको इसके बारे में पता चला। और जो होते हैं कृत्रिम उपग्रह होते हैं इनको कक्षाओं के अनुसार क्या होते हैं कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं या भू उपग्रह जो होते हैं इनकी कक्षाओं के अनुसार इनको दो तरीके से डिवाइड किए गए हैं। इनकी क्या होता है भूपग्रह, यहाँ पे लिखिएगा भूपग्रह की कक्षा के अनुसार क्या होता है भूपग्रह की कक्षानुसार क्या होता है भूपग्रह की कक्षानुसार इन्हें दो प्रकार या कह सकते हैं दो प्रकार से बांटा गया है। आखिर भी दो प्रकार कौन से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए पहला तो होता है भूतुल्यकाली उपग्रह। क्या होता है पहला भूतुल्यकाली उपग्रह होता है, यहाँ पे देखिएगा पहला भूतुल्यकाली उपग्रह और जो दूसरा होता है ध्रुवीय उपग्रह। क्या होता है ध्रुवीय उपग्रह एक होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। क्या होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट और दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट। क्या होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, दूसरा पोलर सैटेलाइट होता है। इनके बारे में हम लोग कल जानेंगे कि जो भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं इनकी अवस्थिति किस कह सकते हैं किस अक्षांश पर होती है, कह सकते हैं पृथ्वी के जो
वायुमंडल होता है किस कितनी ऊंचाई पे इनका कह सकते हैं छोड़ा जाता है। उसके बाद जो उपग्रह होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, इनकी क्या स्थिति होती है, यहाँ पे कितनी ऊंचाई पे जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनको छोड़े जाते हैं। आखिर इनके जो छोड़े जाने की स्थिति में क्या हम इससे जो मानव समाज है उससे क्या फायदा होते हैं, और इस तकनीक से हमको किन किन चीज़ों का फायदा होता है, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में कल की कक्षा में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।